हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी 2024 के लिए प्रीलिम्स का टेस्ट। ये तो आज हम लोग ये टेस्ट नंबर 8 कर रहे हैं। देखिए, इसके पहले हम लोग टेस्ट नंबर 1 किया था तो और डायरेक्ट इस पे 8 पे आए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पीछे का छोड़ देंगे, पीछे का भी करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 8 पे ही आ गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग टेस्ट देने से मतलब है कौन सा टेस्ट कितने नंबर पर क्या ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत के शासन को बेहतर बनाने वाले अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1818 का भारत सरकार अधिनियम, या 1935 का, या 1947 का। तो देखिए, इसमें ऑप्शन बी होगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। देखिए, अगर आप हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम का बुक पढ़ेंगे अगर हिस्ट्री का, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये उसमें दिया हुआ है। सीधे सीधे क्वेश्चन वही से है, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, पहला है, 4 स्टेटमेंट दिए गए। इसमें पहला है, उनका चुनाव देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। और दूसरा है, उन्हें देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा नामांकित किया जाना था। और तीसरा है, उन्हें देशी रियासतों की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था। और चौथा है, देशी रियासतों का संविधान सभा में कोई अलग प्रतिनिधित्व नहीं था। तो बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसमें देखिए, ये चुनाव देशी रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था, ये गलत है। दूसरा है, इसमें है, उन्हीं देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा नामांकित किया जाना था, ये कथन सही है। बाकी तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। तो इस प्रकार केवल एक कथन सही होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा केवल एक कथन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संवैधानिक सरकार क्या होता है? तो वह दल या गठबंधन जिसके पास विधायी निकाय में बहुमत हो, या एक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें कई राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव में भाग लेते हैं, या तीसरा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकारी नीतियों को आकार देने में लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या चौथा जिसमें सरकार की शक्तियां और कार्य संविधान या विधि समुच्चय द्वारा सीमित होते हैं। तो देखिए, इसमें ये हो जाएगा आपका कि जिसमें सरकार की शक्तियां और कार्य संविधान या विधि समुच्चय द्वारा सीमित होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए, विधि के और संविधान के ऊपर कोई नहीं है। तो किसी भी सरकार की शक्ति होगी तो वो विधि और संविधान के अंदर सीमित ही रहेगी। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न पर विचार कीजिए। उच्च सदन का विघटन, विधित एवं वास्तविक कार्यकारी की उपस्थिति, संसद के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व और शक्तियों का सुस्पष्ट पृथक्करण। तो बताना है कि उपयुक्त में से कितनी भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो इसमें आपका केवल एक कथन सही है, क्यों? ये विधित एवं वास्तविक कार्यकारी की उपस्थिति, ये हो जाएगा आपका संसद के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन थर्ड बी। तो इसमें केवल एक कथन सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेरुबाड़ी संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रस्तावना विधि के न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। और दूसरा है, केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा, पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं। इसकी उत्पत्ति वर्ष 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से हुई। और दूसरा है, इसका अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। और तीसरा है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और चौथा है, यह किसी मामले के घटित होने के 1 वर्ष के भीतर उसकी जांच कर सकता है। तो बताना है कितने कथन इसमें सही हैं। तो देखिए, इसमें केवल 3 कथन सही होंगे, ऑप्शन सी होगा, केवल 3 कथन सही हो गए। और ये इसका अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, ये कथन हो जाएगा गलत। तो बाकी 3 सही है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निष्कासन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, वे पद ग्रहण तारीख 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। तो देखिए, 65 नहीं बल्कि 62 होता है, ठीक है। तो ये पहला तो गलत हो गया। यद्यपि उनकी नियुक्ति केवल राज्यपाल द्वारा की जाती है, उन्हें राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये भी कथन गलत है। और राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर उसी तरीके से हटा सकते हैं जिस तरह संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों को हटाते हैं। तो ये कथन सही हो जाता है। इसमें देखिए, 2 कथन गलत हैं, एक कथन सही है, तो हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन ए केवल एक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इंग्लिश में क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर देख सकते हैं आप।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जेएस यानी कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग ज्वाइंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान जेएसपीएससी की स्थापना का प्रावधान करता है और जेएसपीएससी संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि सांविधिक निकाय है और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपालों की सर्वसम्मति से की जाती है। जेएसपीएससी अपनी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट संविधान संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। तो बताइए इसमें कितने कथन सही हैं? तो देखिए इसमें केवल 3 कथन सही हैं। ये इसमें पहला कथन संविधान स्थापना प्रावधान करता है और संवैधानिक निकाय बल्कि सांविधिक निकाय है, ये कथन सही है। तो देखिए ये चौथा भी सही होगा और इसमें तीसरा या पहले में कंफ्यूजन हो रहा है, 1 मिनट। ओके ठीक है, तो देखिए इसमें पहला भी संविधान जेएसपीएससी की स्थापना का प्रावधान करता है, तो ये कथन सही है। और दूसरा है जेएसपीएससी संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि सांविधिक निकाय है, तो ये भी कथन सही है। लेकिन जो तीसरा कह रहा है कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपालों की सर्वसम्मति से की जाती है, तो ये कथन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ जेएसपीएससी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इसमें राष्ट्रपति का होता है न कि राज्यपाल का। बाकी 3 कथन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 323 बी के तहत गठित अधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही विवादों के निपटारे के लिए अधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत है। दूसरा है संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव से संबंधित मामलों के लिए भी अधिकरण स्थापित किए जा सकते हैं। और तीसरा है इन अधिकरणों के आदेश के विरुद्ध न्यायिक उपचार उपलब्ध नहीं है। तो बताइए कितने कथन सही है इसमें? तो देखिए इसमें 2 कथन सही है। तो 323 बी के अंतर्गत में आपका ये जो पहला कथन है कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही विवादों के निपटारे के लिए अधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत है, ये कथन सही हो जाएगा। और इसमें दूसरा कथन है संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव से संबंधित मामलों के लिए अधिकरण स्थापित किए जा सकते हैं, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। लेकिन इसमें तीसरा कथन जो है ये कथन हो जाएगा गलत। इन अधिकरणों के आदेशों विरुद्ध न्यायिक उपचार की उपलब्ध नहीं है, तो ये गलत है, इसमें होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण की संसद की संवैधानिक शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जब राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित कर दे राष्ट्रपति शासन के दौरान, जब राज्य अनुरोध करे, तो देखिए चारों कथन सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है कि आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित है। और दूसरा है, तो ये कथन सही है। दूसरा है आपातकालीन प्रावधानों को जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, वाइमर संविधान से लिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति युद्ध एवं बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की वास्तविक घटना से पूर्व भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो ये सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की प्रथम घोषणा बाहरी आक्रमण के आधार पर की गई थी, तो ये भी कथन सही है। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि इमरजेंसी तो जर्मनी से लिया गया है, लेकिन जर्मनी से क्या लिया गया? जर्मनी से मूल अधिकारों को सस्पेंड करने के लिए लिया गया। सस्पेंड करने के लिए क्या मूल अधिकार को भी सस्पेंड किया जा सकता है, तो ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया था, न कि आपातकाल का। आपातकाल तो 1935 से लिया गया था। तो इस प्रकार ये ऑप्शन बी हो जाएगा गलत। देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आपातकालीन प्रावधानों की संसदीय अनुमोदन और निरसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने के 1 महीने के अंदर अनुमोदित करना अनिवार्य कर दिया गया। और दूसरा कथन है आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। और तीसरा है उद्घोषणा को निरसित करने के लिए इसे दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। और चौथा है 38वें संविधान संशोधन से पूर्व राष्ट्रपति उद्घोषणा को स्वयं अपने विवेक से निरस्त कर सकता है। तो कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो देखिए इसमें पहला कथन ये गलत है। ये जो यह 42 अमेंडमेंट नहीं बल्कि 44 अमेंडमेंट था। और इसमें ये दूसरा कथन जो है आपातकाल की उद्घोषणा के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, तो ये कथन सही हो जाएगा आपका
2 इज करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा है उद्घोषणा को निश्चित करने के लिए इसी दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, तीसरा गलत हो गया। चौथा है, तो चौथा इसमें है कि 38वें संविधान संशोधन, तो ये 38वां नहीं बल्कि 44वें संविधान संशोधन ही था, तो ये भी कथन हो जाएगा गलत। तो केवल एक कथन सही है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा केवल एक कथन। ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा? चलिए देखिए, अगर वीडियो सही लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप के लिए बेनिफिट होगा और आपके सब्सक्राइबर से हमारे सहयोग भी बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 365 केंद्र का यह कर्तव्य सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान सम्मत कार्य कर रही हो। तो देखिए केंद्र का कर्तव्य है कि राज्य सरकारों को सर्वसम्मत से कार्य करेगी नहीं, ये 355 में है, न कि 365 में, तो इसको गलत कर दीजिए। उसके बाद राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी कार्रवाई की घोषणा कर सकता है। तो सही बात है, कर सकता है, तो इसको सही कर लेंगे दूसरा वाला। फिर नागरिकों के मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नागरिकों के मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल 2 कथन, यानी कि पहला गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो वित्तीय आपातकाल को निश्चित करने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। 1991 के वित्तीय संकट के दौरान भारत में पहली बार वित्तीय आपातकाल लागू हुआ, ये कथन गलत है। ऐसी आपात स्थिति के दौरान किसी राज्य का धन विधेयक राष्ट्रपति के विचार, ये भी गलत है। और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकते हैं, तो ये कथन सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक समीक्षा का प्रस्ताव केवल सरकार द्वारा विधियों की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए की जा सकती है। और दूसरा कथन है, भारत में न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत प्रशासनिक निर्णयों की जांच शामिल होती है। और तीसरा कथन है, भारत में मूल अधिकारों का उल्लंघन न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। और चौथा है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में निहित है। तो बताइए कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो देखिए इसमें पहला कथन गलत है और दूसरा इसमें तीसरा कथन गलत है, तो जहां जहां 1 और 3 है हटा दीजिए, यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था, तो ये कथन सही है। आनंद मद उपन्यास वर्ष 1859 के आंदोलन के दौरान लिखा गया था, तो ये कथन गलत है, आनंद बंद नहीं लिखा गया था। तो चलिए इस दूसरा गलत है, पहला सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्रोह में मुस्लिम फकीरों की भागीदारी थी और विद्रोह में महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं थी, तो ऐसा नहीं है, ये कथन गलत हो जाएगा। सन्यासियों को वश में करने के लिए वारेन हेस्टिंग के नेतृत्व में लंबे अभियान की आवश्यकता थी, तो ये कथन सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत के इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, बाबा रामचंद्र और अरविंदो घोष, तो उपयुक्त में से कितने संयुक्त प्रांत के किसान सभा आंदोलन संबंधित थे? तो देखिए गौरीशंकर मिश्र थे, इंद्र नारायण द्विवेदी थे, मदन मोहन मालवीय भी थे और बाबा रामचंद्र थे, अरविंद घोष नहीं थे। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। आंदोलन, विद्रोह और नेतृत्वकर्ता। एका आंदोलन महात्मा गांधी बता रहा है, बारडोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, और मोपला विद्रोह ईवी रामास्वामी नायकर। तो देखिए ईवी रामास्वामी नायकर तो वो जो मंदिर में एंट्री के लिए था उसके लिए किए थे, तो इसमें, और महात्मा गांधी एक आंदोलन थोड़े किए थे, तो ये 1 और 3 गलत हो जाएगा। बारडोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल ये सही था, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका केवल 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुंडरा उद्घोषणा क्या था? पढ़े कुंडरा उद्घोषणा, तो देखिए ये वर्ष 1809 का दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह था, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 21 देखते हैं। वहाबी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आंदोलन से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो आंदोलन बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसने 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दूसरा है, यह उदारवादी पश्चिमी विचारों की तर्ज पर इस्लाम का सुधारवादी आंदोलन था। कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें देखिए दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 21 का पहला। नेक्स्ट है, वुड्स डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधोमुखी निस्यंदन
सिद्धांत पर आधारित था। और दूसरा है सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तय किया गया, इसने महिलाओं के लिए शिक्षा का समर्थन किया। तो देखिए इसमें पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, केवल एक सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। दूसरा 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? तो ये किया था विलियम जोन्स ने, ऑप्शन सी हो जाएगा विलियम जोन्स। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह वायसराय रिपन के कार्यकाल में अधिनियमित किया गया था, और इस अधिनियम से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात एक मराठी समाचार में बदल गई। और तीसरा है, यह एक अधिनियम शाही दिल्ली दरबार पर अत्यधिक व्यय और बंगाल में विभत्स अकाल की आलोचना करने वाले समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए निर्मित किया गया था। तो कौन सा, कितने कथन इसमें सही होंगे? तो देखिए इसमें क्या है कि ये लीटन के कार्यकाल में हुआ था, ना कि रिपन, तो ये गलत हो जाएगा। और ये भी गलत है, दूसरा भी, और इसमें तीसरा वाला सही है, शाही दिल्ली दरबार में अत्यधिक व्यय के लिए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आर्य महिला समाज की स्थापना, तो ये किया था पंडित रमाबाई सरस्वती ने। नेक्स्ट है, परमाफ्रॉस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अस्थायी रूप से जमी हुई भूमि को संदर्भित करता है, यह आमतौर पर ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, और परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से ग्रीन हाउस गैसें एवं विनाशक सूक्ष्म जीव निर्मुक्त हो सकते हैं। पद परमाफ्रॉस्ट केवल जमी हुई मृदा से संबंधित है, तथा इसमें बर्फ की चादरें अथवा ग्लेशियर शामिल नहीं है। और चौथा है, किसी भूमि को परमाफ्रॉस्ट की उसी स्थिति में माना जा सकता है यदि वह लगातार कम से कम 10 वर्षों तक जमी हुई हो। तो देखिए इसमें आपको अगर काटना रहेगा, जैसे यहाँ पे केवल शब्द है, तो ये कट कर दीजिए इसको। और ये कह रहा है कि लगातार 10 वर्षों तक, तो ये वर्ष जो है इसमें भी गलत करता है, तो ये भी गलत कर दीजिए। तो इसमें देखिए पहला और दूसरा सही है, तो दो कथन सही है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल दो कथन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मूल संरचना के सिद्धांत में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। यह बिना किसी न्यायिक समीक्षा के संविधान में असीमित संशोधनों की अनुमति प्रदान करता है। और तीसरा है, न्यायिक समीक्षा इस सिद्धांत के दायरे से बाहर है। और चौथा है, यह सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय शास्त्र से गृहीत है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो देखिए इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, सभी कथन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 28, ऑपरेशन हैप्पी कृष्णा और ऑपरेशन शक्ति किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके भारत के परमाणु आयुध कार्यक्रम से संबंधित अभियान है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, हैप्पी कृष्णा और ऑपरेशन शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूर्वोत्तर राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला अंतिम राज्य था? तो देखिए ये मिजोरम था। नागालैंड, नागालैंड कब था? तो देखिए नागालैंड 1963 में था। और उसके बाद आपका मेघालय, त्रिपुरा, और ये 1972 में आया मेघालय। और गोवा तो 1987 में आया था, लेकिन ये जो सिक्किम था, असम 1947 में ही तो इसको लाया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एम्बरग्रिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्पर्म वेल की आंत में उत्पन्न होने वाला एक ठोस मोमी पदार्थ है, और इसका उपयोग इत्र बाजार में सुगंध बनाने के लिए किया जाता है। कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो इसमें दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विद्युत आवेशित उप परमाणविक कण है, और यह मुख्य रूप से प्रबल परमाणु बल के साथ अभिक्रिया करते हैं। और तीसरा है, इनका द्रव्यमान मापा नहीं जा सकता। कितने कथन सही है इसमें? तो देखिए इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यूक्लिड मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी नासा के द्वारा विमोचित किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य न्यूट्रॉनों के और पृथ्वी के बीच परस्पर क्रिया प्रभाव पता लगाना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, कितने कथन, कौन सा सही इसमें है? तो देखिए इसमें भी ये हो जाएगा, दोनों कथन गलत है। तो इसे देखिए ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च किया था, तो पहला इसलिए गलत है। और इसमें दूसरा क्या पूछा था? तो ये यूनिवर्स ऑफ एक्सपेंड एंड हाउ टू स्ट्रक्चर हैज फॉर्म के बारे में बताया गया था, तो इसलिए दूसरा भी गलत है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर देखिए, हाल ही में जन समाचारों में कभी कभी उल्लेखित पद एसी सल्फेम के और एस्पार्टेम और एडवांटेम संबंधित है, किससे संबंधित है? ये है, तो ये है कृत्रिम मधुकर से संबंधित है, मधुरक से। ठीक है, 33 नंबर का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 16 साइकी किससे संबंधित है? 16 साइकी, तो ये क्षुद्र ग्रह से संबंधित है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन बी सही होगा।
नेक्स्ट है, स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टोटिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं केवल निकट संबंधी कोशिका प्रकार में विभाजित हो सकती हैं। और दूसरा है, प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं अतिरिक्त भ्रूणीय ऊतकों सहित किसी भी कोशिका में विभाजित हो सकती है। और तीसरा है, मल्टीपोटेंट स्टेम कोशिकाएं सभी संभावित प्रकार की स्टेम कोशिकाओं में विभाजित हो सकती है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो देखिए इसमें कोई भी कथन सही नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी कथन सही नहीं है, तीनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 में भारतीय संविधान के भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना मद्रास के उत्तर में पुलिकट में स्थापित किया। और दूसरा है, वास्को डी गामा पुर्तगाली खोजकर्ता जो पहली बार 1498 में भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे। और तीसरा है, डचों ने कोरोमंडल तट, गुजरात और उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में कारखाने स्थापित किए। तो बताइए कितने कथन सही है इसमें? तो देखिए इसमें दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला कथन गलत है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जहाँ जहाँ एक कथन काट दीजिए, निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष अधिग्रहण के सिद्धांत के माध्यम से ब्रिटिश विस्तार की नीति थी। और चार्ल्स जॉन कैनिंग वर्ष 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत के शासक और गवर्नर जनरल थे। कौन था? ये कैनिंग। तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युद्ध है और जिनके बीच हुआ था। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी, और चिलीवाला का युद्ध मीर जाफर बनाम रॉबर्ट क्लाइव का है। और बक्सर का युद्ध हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद कहाँ था? ये तो गलत है। तो आपका इसमें हो जाएगा केवल दो कथन सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बक्सर का वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में पुर्तगाली शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुर्तगालियों ने वर्ष 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। और दूसरा है, नीनो डी कुन्हा ने राजधानी कोची से गोवा हस्तांतरित की थी। तीसरा है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर की नीति की शुरुआत की। बताइए कौन सा कथन, कितने कथन सही है इसमें? तो देखिए इसमें केवल दो कथन सही है, ये सही है, ये सही है। पुर्तगालियों ने ये 1499 के, तो ये कथन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 40 है, हमारी मातृभूमि के लिए विश्व के दो महान धर्मों हिंदू और मुस्लिम की प्रणालियों का संगम ही एकमात्र आशा है। किसने कहा था? तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह उस शाश्वत सत्ता की पूजा और आराधना के लिए प्रतिबद्ध था जो ब्रह्मांड का रचयिता तथा संरक्षक है। और तीसरा है, युद्ध समाज का दीर्घकालिक एजेंडा हिंदू धर्म का शुद्धिकरण और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो देखिए इसमें पहला हटा दीजिए, तो ये हट जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर, भारत में जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए। बंदरों को प्रदर्शनकारी जानवरों के रूप में प्रदर्शित या प्रशिक्षित किया जाता है। जल्लीकट्टू और काम्बाला और डॉल्फिनियन और सांपों को पकड़ना। उपयोग में से कितनी गतिविधियां भारत में होती हैं? कितनी होती हैं बताइए? तो ये हो जाएगा केवल 3 इसमें से है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए जल्लीकट्टू सुने होंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के संदर्भ में, तो यह वित्त मंत्रालय और आईबीए यानी भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। तो ये वित्त मंत्रालय नहीं है, आरबीआई होता है। और सोसाइटी पंजीकरण 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। तो ये भी कथन गलत है, ये पंजीकृत 1860 के तहत नहीं किया गया था। तो दोनों ही कथन गलत है, तो ऑप्शन डी, इसको डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, काला सागर अनाज समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। रूस, यूक्रेन, पोलैंड और जर्मनी ने काला सागर पर अनाज समझौते पर हस्ताक्षर किए। और यह समझौते की मध्यस्थता संयुक्त राष्ट्र में और तुर्कियों द्वारा की गई। तुर्की मतलब तुर्की द्वारा की गई। कौन सा कथन सही है? तो इसमें बी कथन सही है। देखिए इसमें जर्मनी या पोलैंड नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। 45 नंबर है, प्रवर्तन निदेशालय। देखिए ईडी बहुत चर्चा में रहता है ना। तो प्रवर्तन निदेशालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धन शोधन एवं निवारण अधिनियम 2002 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। यह भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है। अब प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो बताइए कितने कथन सही है इसमें?
तो देखिए इसमें केवल एक कथन सही है, जो कि इसमें पहला कथन हो जाएगा गलत, ये 2002 के तहत नहीं बनाया गया था। ये भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के लिए जो कह रहा है, तो इसमें ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला सही। और तीसरा, ये निदेशक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। ये होम अफेयर मिनिस्ट्री आप किया जाता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, होम मंत्रालय, होम मिनिस्टर करते हैं इसको। तो इसमें कौन सा कितने कथन सही है, तो इसमें केवल एक कथन सही, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, यूएसए, कनाडा, चिली, जापान, इंडोनेशिया और वियतनाम। ये सीपीटीपीपी का हिस्सा है, कितने कितने देश है इसमें, तो देखिए इसमें केवल 4 है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल 10 कंट्री होते हैं कनाडा को लेकर। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको हैं, न्यूजीलैंड और पेरू, सिंगापुर और वियतनाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में जन समाचारों में रहा ऑर्कने द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके तट पर स्थित है, तो यह स्कॉटलैंड, ऑप्शन में हो जाएगा स्कॉटलैंड। 48 नंबर है, भारत में दांडिक मामलों में मौन रहने का अधिकार है, तो देखिए मौन रहने का अधिकार 19 में के सोचते हैं कि वाक्य अभिव्यक्ति की है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ये दांडिक मामलों में पूछ रहा है, दांडिक मामलों में ये हो जाएगा आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, योजना और उद्देश्य, स्वामित्व, तो ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में भू क्षेत्रों का मानचित्रण और परिवेश पोर्टल, पर्यावरण मंजूरी और भूमि संवाद, तो ये हो जाएगा भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण। कितने कथन सुमेलित है इसमें, सभी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारत की संसदीय शासन प्रणाली की वह प्रमुख विशेषता क्या है जो इसे अधिकारिक प्रणाली से अलग करती है, बताइए क्या है। तो देखिए ये विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के व्यक्ति नागरिकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो यह भारत सरकार की सेवा में संलिप्त जो रहेगा वो, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत में विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार एक मूल अधिकार है, और यह कथन 2 है, यानी क्योंकि भारत के संरक्षण के अधिकार में भाषा की सुरक्षा के लिए आंदोलन का अधिकार भी शामिल है। तो बताइए कौन सा कथन इसमें सही होगा, तो देखिए इसमें दोनों कथन सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, दोनों कथन सही लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, केंद्र शासित और राज्य ये वर्ष, तो हरियाणा 1966, गोवा 1961, ये 1961 में आजादी में गोवा लेकिन राज्य नहीं बना था, 1987 में बना था, ये कथन हो जाएगा गलत। नागालैंड 1963 सही है, और सिक्किम 1985 नहीं बल्कि 75 है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद विधि द्वारा किसी अन्य न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में अनुच्छेद में उल्लेखित सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दे सकती है, और दूसरा है, इस अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। इस कौन सा कथन सही होगा इसमें, तो देखिए इसमें केवल एक कथन सही होगा, निलंबित किया जा सकता है जब इमरजेंसी लगेगा तब, तो ये दूसरा हटा दीजिए, पहला सही कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थानीय सरकार, निर्वाचन आयोग, जीवन बीमा और मिल एवं सेवा कर, पर पूछ रहा है कि अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य किसको माना गया है, तो ये सभी को माना गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, केंद्रीय विधि निर्माण की क्षेत्रीय सीमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान संसद के पूर्ण क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर कुछ प्रतिबंध लगाता है, और दूसरा है, संसद अकेले ही अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकती है। तो बताना है कौन सा कथन सही इसमें है, तो देखिए दोनों कथन सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार किसी भी मामले पर किसी राज्य को कार्यकारी निर्देश देने की हकदार होती है, और दूसरा है, संसद को राज्य के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार होता है और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति निलंबित हो जाती है, और तीसरा है, आपातकाल समाप्त होने के 1 वर्ष बाद राज्य के विषयों पर संसदीय कानून निष्क्रिय हो जाते हैं, और चौथा है, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। तो बताना है इसमें कितने सही हैं, तो देखिए इसको ध्यान से देखिए कितने सही होंगे। तो देखिए इसमें पहला जो कह रहा है कि केंद्र सरकार किसी भी मामले पर किसी राज्य को कार्यकारी निर्देश का हकदार है, तो ये सही है पहला। इसमें जो दूसरा कह रहा है कि संसद को राज्य के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार होता है और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति निलंबित हो जाती है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। और तीसरा है,
इसमें कि आपातकाल समाप्त होने के 1 वर्ष बाद राज्य के विषयों पर संसदीय कानून निष्क्रिय हो जाती है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कि राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है, तो ये कथन सही है। तो 1 और 2 सही, मतलब 2 कथन सही है, 2 गलत हो जाएंगे, तो केवल हो जाएगा 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक संस्था है और उचित आधार होने पर किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान यानी सू मोटो पावर लेते हुए जांच का आदेश दे सकता है। और तीसरा है, राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर सदस्यों को निष्कासित कर सकता है। तो बताना है इसमें कितने कथन सही हैं। इसमें केवल कितने कथन सही हैं, तो ऐसे ही पूछ रहा है। तो देख लीजिए इसमें कि इसमें पहला है, कह रहा है कि यह एक संवैधानिक संस्था है, तो ये हो जाएगा गलत, संवैधानिक नहीं है। और दूसरा है, उचित आधार पर आधार होने पर किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दे सकता है, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा सही। और इसमें तीसरा बोल रहा है कि राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार से अक्षमता के आधार पर सदस्यों को निष्कासित कर सकता है, तो ये वजन सही हो जाएगा। तो 2 सही है इसमें है, तो केवल 2 है, तो ऑप्शन कर लगा देंगे बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना से सिफारिश भ्रष्टाचार निवारण पर बनी संस्थानक समिति ने की थी, तो सही बात है, संस्थानक समिति ने किया था। सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विधि मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता द्वारा की जाती है। इसमें विधि मंत्री कहाँ से आ गए, होम मिनिस्टर आते हैं इसमें, तो ये दूसरा वाला हटा दीजिए, गलत हो गया। तीसरा है, अपने कार्यकाल के बाद सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी पद के लिए अर्ह नहीं होते हैं, तो ये भी सही हो गया। तो 1 और 3 सही होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की, पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन इसमें है, दूसरा कह रहा है कि लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे, तो क्या ऐसा सही है? तो दूसरा देखेंगे तो दूसरा भी करेक्ट है इसमें। तीसरा कह रहा है कि प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है, प्रधानमंत्री, तो इसमें प्रधानमंत्री लोग बाहर रखा गया है, ये कथन गलत है, इसमें तो होते हैं ये, तो ये गलत हो जाएगा। जो संस्था आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित है वो लोकपाल के अधिकार क्षेत्र बाहर है, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। तो 1, 2, 4 सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, तो केवल 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल कम करना और किसी भी राज्य सीमाएं बदलना और किसी नाम बदलना अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। तो अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तीसरा वाला, तो देखा होगा कि इसमें सभी के सभी चारों कथन सही है, सभी कथन सही कहे गए। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय विधि दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों और विधिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है, सही है। और 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना था, तो ये कथन हो जाएगा गलत। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी लगाइए, पहला सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य विधायिका किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण में कुछ रोजगारों या नियुक्तियों के लिए एक शर्त के रूप में निवास निर्धारित कर सकती है। दूसरा है, संसद के पास मानव तस्करी और जबरन श्रम के तहत दंड निर्धारित करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति नहीं होती है, तो ये गलत, ये सही है। 63 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब गलत ही है, तो ऑप्शन डी लगाइए, न तो पहला ना ही दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। तो संविधान में संशोधन प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान न तो लचीला और न ही कठोर है, सही बात है। दूसरा है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है और भारत का संविधान मूल संरचना को संघवाद, पंथनिरपेक्ष, मूल अधिकार और लोकतंत्र के संदर्भ में परिभाषित करता है। बताइए कितने कथन इसमें सही होंगे। तो देखिए इसमें केवल लग रहा है कि एक ही कथन सही है, तो इसमें देखिए पहला जो कथन है ये सही है, बाकी दूसरा कथन गलत है, तीसरा भी कथन गलत है। ऑप्शन केवल 3 हो जाएगा, मतलब केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1935 से न लेकर बल्कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है। प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाजवादी, अखंडता, पंथनिरपेक्ष, एकता काट दीजिए, केवल 3 कथन सही होंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसे एक हाईकोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अथवा अधिकरणों को या लंबित मामलों के हस्तांतरण को सीधे अथवा पत्र जारी किया
कर किया जाता है। इसे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र अथवा न्यायिक क्षेत्र की कमी अथवा विधि की भूल के आधार पर किया जाता है। कितने कथन किस पर बात कर रहा है, कौन सा रीट है, तो यह उत्प्रेषण का। 67 नंबर है, निम्नलिखित अधिकार पर विचार कीजिए। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक विश्वासों को अबाध रूप से मानने का अधिकार, धार्मिक आचरण का अधिकार, धार्मिक प्रचार का अधिकार। अनुच्छेद 25 में कितने हैं इसमें से, तो ये चारों के बारे में सही कह रहा था, ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 में ही कहा गया ये सब बातें। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, समान कार्य के लिए समान वेतन, धन का संकेंद्रण रोकना, मदिरा सेवन पर प्रतिबंध, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। तो उपयुक्त में से डीपीएसपी में तत्वों में कौन सा हिस्सा है, तो देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन, धन का संकेंद्रण ये नहीं है, और मदिरा सेवन है, और देश की रक्षा करना, राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, तो नेशनल सर्विस हो गया। अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो लिखा हुआ नेशनल सर्विस अनुच्छेद 51 में, तो ये जगह केवल 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में जनहित याचिका का जनक यानी प्रणेता है, तो यह है पीएन भगवती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वर्नाकुलर पेश एक्ट, एल्बर्ट बिल विवाद, आर्म्स एक्ट, द्वितीय अफगान युद्ध और बंगाल विभाजन। उपयुक्त में से वायसराय रॉबर्ट वुल्वर बुल्वर लिटन के कार्यकाल में घटित हुई थी। कौन कौन से हुआ था इसमें, तो आप देखेंगे कि इसमें वर्नाकुलर पेश एक्ट तो लिटन में आया था, तो एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था इसमें, और उसके बाद हुआ था द्वितीय अफगान युद्ध, बंगाल के विभाजन। तो 3 चीज हुआ था, तो ऑप्शन बी में है, देखिए केवल 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, 19वीं शताब्दी के दौरान तत्वबोधिनी सभा के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किसके बारे में, तो ये ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनी बेसेंट मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था, गलत है। इसने मानवता के सार्वभौमिक भाईचारे के लिए कार्य किया, यह कथन सही है। इसने कर्म एवं पुनर्जन्म हिंदू मान्यताओं पर प्रहार किया, तो ऐसा तो नहीं होगा, प्रहार किया होगा। देखिए इसमें केवल एक कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें दूसरा वाला कथन सही है, बल्कि पहला और दूसरा गलत है, पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में जॉर्ज अरुंडेल, बी.डब्ल्यू. वाडिया एवं सी.पी. रामास्वामी अय्यर निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, तो ये है होम रूल लीग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 20वीं सदी के उपपूर्वार्ध में साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन का पुनः नामकरण किया गया था, तो ये जस्टिस पार्टी के नाम से। कॉर्नवालिस कोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है इसमें कितने कथन सही है। देखिए 3 कथन दिए गए हैं, तो ये वे उपाय थे जिन्होंने औपनिवेशिक भारत में प्रशासनिक ढांचे का गठन किया, सही बात है। भू राजस्व निर्धारण अस्थायी रूप में वंशानुगत राजस्व संग्राहकों के पास निर्धारित किया गया था, ये भी सही है। इसने भारत में विधि की संप्रभुता के सिद्धांत की घोषणा की, तो ये भी सही है, तो सभी हो जाएगा 3, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के संदर्भ में है। इसकी शुरुआत 1923 में मुख्य रूप से दक्कन भारत में सक्रिय राष्ट्रवादियों द्वारा की गई थी, और दूसरा है इसकी स्थापना विज्ञान प्रौद्योगिकी के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, लेकिन ब्रिटिशों के मतलब ब्रिटिशों में जो ब्रिटिश को सही लगे बस उसके कि मन मस्तिष्क से ब्रिटिश हो जाए वो, इसलिए बढ़ावा दिया गया था। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला इसमें गलत हो जाएगा, दूसरा सही, पहला गलत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1856 के एक मुक्त बंदोबस्त सर्वोत्तम निर्दिष्ट करता है, किसको करता है, तो यह करता है अवध में ब्रिटिश राजस्व बंदोबस्त प्रणाली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1910 और 1913 के बीच अपनी आत्मकथा अमार कथा के नाम से क्रमबद्ध किया, तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, पशुपालन और सूचना विकास कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आत्मनिर्भर भारत स्टिमुलस पैकेज के तहत स्थापित एक केंद्र प्रायोजित योजना है, तो क्या यह सही है, तो नहीं, ये सही नहीं है। इसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध मांस उत्पाद उपलब्ध कराना है, तो ये कथन सही है। इसे राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास नाबार्ड कार्यान्वित ने किया, तो ये गलत है, तो केवल एक होगा, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, 80 में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग तक ही सीमित था तथा किसानों का समर्थन प्राप्त करने में विफल रहा। दूसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के कार्यक्रम मंजूरी दी गई, और तीसरा है इस कार्य योजना में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, खादी का उपयोग तथा सरकारी सम्मान का त्याग शामिल था। बताइए कौन सा कथन सही है इसमें, तो इसमें केवल एक कथन सही है, ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला सही होगा इसमें, दूसरा कथन गलत है, पहला कथन गलत है और तीसरा सही हो जाएगा, मतलब ये पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, तो केवल एक।
क्वेश्चन नंबर 81 राजस्ववादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिषद में प्रवेश के प्रश्न पर मतभेद के कारण कांग्रेस खिलाफत राजस्व पार्टी का गठन हुआ। दूसरा है महात्मा गांधी ने परिषद में प्रवेश के राजस्ववादियों के प्रस्ताव का विरोध किया। और तीसरा है राजस्ववादियों को नरम दल से विभाजित करने की सरकार की रणनीति सफल रही। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो आप देखेंगे कि इसमें जो पहला कह रहा है कि परिषद में प्रवेश प्रश्न पर मतभेद के कारण कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन हुआ, तो ये कथन सही हो जाएगा। और इसमें दूसरा जो कह रहा है महात्मा गांधी ने परिषद में प्रवेश स्वराज्य को प्रस्ताव का विरोध किया, तो विरोध नहीं बल्कि एग्री किया था इन्होंने, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी तीसरा सही है, तो केवल हो जाएगा 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन। 1920 के क्रांतिकारी चरण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। काकोरी ट्रेन डकैती, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठन, सैंडर्स की हत्या, केंद्रीय विधान सभा पर बमबारी। तो देखिए सब लाइन सही है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानियों के संदर्भ में, तो कह रहा है कि कौन चटगांव शस्त्रागार धावा से जुड़ा हुआ है? अनंत सिंह और गणेश घोष और लोकनाथ बैल। तो ये तीनों है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है साइमन कमीशन की प्रतिक्रिया के रूप में कांग्रेस ने हर चरण और हर रूप में कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। और दूसरा है कमीशन से भारतीयों का बहिष्करण से कांग्रेस नाराज हो गई थी। बताना कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्व स्वतंत्रता पृथक निर्वाचिका की अस्वीकृति, भाषाई प्रांत, धर्मनिरपेक्ष राज्य और महिलाओं का समान अधिकार नेहरू रिपोर्ट में कितनी सिफारिशें थी इसमें? तो इसमें केवल 4 थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में दिल्ली घोषणा पत्र का उद्देश्य था। बताइए क्या उद्देश्य था? तो ये उद्देश्य था गोलमेज सम्मेलन के लिए कुछ शर्तें रखी गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में विचार कीजिए। नेता और स्थान है, तो सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु से थे और के कपलन केरल से थे। गोपाल बंधु चौधरी उड़ीसा से थे और ये बिहार से थे, अभिकांत सिन्हा। तो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में इसने कांग्रेस को सरकार के साथ समान स्तर पर खड़ा कर दिया, सही है। इसने सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की अनुमति दी, तो ये गलत है। और इसने पुलिस जातियों की सार्वजनिक जांच का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक कथन सही होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन से एक अंतरिम सरकार बनाने की परिकल्पना की गई है। इसने मुसलमानों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूर्व पाकिस्तान की मांग का समर्थन तो नहीं किया था, तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। तो पहला सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुदुमश्री की स्थापना तमिलनाडु में गरीबी उन्मूलन और महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई थी। और यह मिशन भारत सरकार एवं राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक से के सहयोग से शुरू किया गया था। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो यह सही होगा आपका केवल 2 ऑप्शन बी, पहला कथन गलत है। नेक्स्ट है 91। मिहिर भोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। मौदया में स्कंदवारा सैन्य शिविर का उल्लेख बराह ताम्रपत्र शिलालेख में किया गया है। उसने राष्ट्रकूटों से कन्नौज छीनकर उस पर कब्जा कर लिया और ब्रह्मपुत्र नदी तक अपने प्रभुत्व का विस्तार किया। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो देखिए इसमें 1 और 2 सही है, तीसरा कथन गलत है। नेक्स्ट है 92 नंबर। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून अपने दायरे में पुरुषों और ट्रांसजेंडर को शामिल करता है, तो ये कथन गलत है। और दूसरा है कानून के अनुसार 20 से अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी नियोक्ता को अतिरिक्त शिकायत समिति बनाने का आवश्यकता है। तो ऐसा भी तो नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला नहीं दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। 93 में कह रहा है कि अल्लूरी सीताराम राजू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित थे और उन्होंने 1920 के दशक की शुरुआत में फैली उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन का आयोजन किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए दोनों कथन सही, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के इतिहास के संदर्भ में टंकाई पद्धति। तो टंकाई पद्धति देखिए ये है आपके जहाज निर्माण का तकनीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 97 संविधान संशोधन अधिनियम ने संथाली भाषा को भारत के संविधान की अनुसूची 8 में शामिल किया गया। संथाली भाषा 8 में नहीं आया था, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली ये आया था उसमें 1991 में आया था। 21, 71 और 92 ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। फिर है संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोही की पहली अभिव्यक्तियों में से एक था और ओल चीकी लिपि का निर्माण रघुनाथ मुर्मू ने किया था। दोनों कथन सही, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है
कोई भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है और मुख्य रूप से इरूला जनजाति के लोगों द्वारा बोली जाती है। इसमें उड़िया लिपि का उपयोग किया जाता है तथा खोड़ी गुमसाई इसकी बोलियां हैं। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो ये हो जाएगा केवल 2 कथन, ऑप्शन बी पहला कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 97 है, मलेरिया के संदर्भ में है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक जानलेवा मच्छर जनित रुधिर रोग है। अब मलेरिया बीमारी सामान्यतः उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका सहित विश्व के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। परजीवियों की ऐसी 5 प्रजातियां हैं जिनके कारण मनुष्यों के में मलेरिया संक्रमण फैलता है। तो तीनों कथन सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन ओलंपिक सेल एक समर्पित निकाय है जिसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत चयनित एथलीटों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। तो ये ब्रिस्बेन में नहीं किया जाएगा बल्कि न्यूयॉर्क में किया जाएगा। तो पहला सही होगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो 98 का होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा गलत कर दीजिए। यूएन वीमेन के देखिए ये 2028 का मैंने गलत बता दिया है। 2028 का कहाँ पे होने वाला है? तो 2028 का आपका लॉस एंजल्स यूएसए, सही है, लॉस एंजल्स में होना है। यूएन वीमेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है। तो ये तो कथन सही हो जाएगा। दूसरा है, यूएन ओमेन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। यूएन है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में कहा जाएगा? ये तो यूएसए में रखेगा, तो न्यूयॉर्क सिटी में होगा। तो ऑप्शन 20 ये दूसरा गलत, पहला सही, तो ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए और लास्ट है ये। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक स्तर पर आधारित एक आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र है। और दूसरा है, इसे सबसे पहले वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत अनुसूचित किया गया था। बताना है कि कितने कथन सही हैं, मतलब कौन सा? पहला सही है, दूसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। तो देखिए इसमें ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP इज एन इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म बेस्ड ऑन दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल। तो पहला कथन सही हो जाएगा और इसमें दूसरा कथन हो जाएगा इसमें गलत, क्योंकि इसके तहत 1981 के तहत नहीं किया गया है। इसमें नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पर्पज है इसमें। तो ये किया गया है इन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 2016 के तहत, जो कि MC मेहता यूनियन ऑफ रिगार्डिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स थे। तो चलिए इस प्रकार देखिए ये सही हो गया है। 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो यूपीएससी की एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, तो लगातार जितना ज़्यादा आप टेस्ट करते रहेंगे उतना ही आपको फायदा ही होगा। तो चलिए, हमारे चैनल का नाम है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है, बहुत सिर्फ टेस्ट जल्दी मिलता नहीं है, बहुत खोज खोज कर लाया जाता है। अगर आप ऐसे टेस्ट नहीं कर पाते हैं तो वीडियो देखकर टेस्ट करते रहिए, वीडियो रोक रोक कर, और हम लोग को जितना होता है उतना समझाने की कोशिश करते हैं। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग लगातार ऐसे वीडियो लाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। और भी चैनल ओपन करेंगे इसमें, तो और भी सारे टेस्ट जैसे कि PCS RO ARO के भी टेस्ट हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।